आज पेरियार साहब का जन्मदिन है, एम.एफ. हुसैन का भी जन्मदिन है। आज़ादी के 75 साल हुए हैं। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सोचिए, आज़ादी के 75 साल में 60 साल कांग्रेस रही है। आज भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव है तो बीजेपी के नेता तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का तो हार्डकोर आइडियोलॉजी जो है वो धर्म की राजनीति है रही है। उसने आरक्षण के खिलाफ रथ यात्रा निकाली, लेकिन पहले यही राजनीति कांग्रेस की भी हुआ करती थी। मंडल कमीशन के खिलाफ राजीव गांधी की 4 घंटे का भाषण है लोकसभा में। तब वो प्रधानमंत्री के पद से हट चुके थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी। सोचिए, पेरियार साहब को अगर आज होते तो क्या होता? क्या आज वो बोल पाते? फूले साहब बोल पाते? संत शिरोमणि रविदास महाराज बोल पाते? कबीर बोल पाते? क्या बुद्ध बोल पाते? जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों को क्या होना? जगदेव बाबू मारे गए। कौन थे लोग? कौन लोग सरकार चला रहे थे? सोचिए, तस्लीमा नसरीन को अब जाकर, जबकि बीजेपी की सरकार है, वो भारत में रह रही है, लेकिन जब कांग्रेस थी तो उनको किस तरह से इस देश में नहीं आने दिया गया। कभी वो फ्रांस रहीं, जबकि उनका मनपसंद देश भारत था। बांग्लादेश से निर्वासित होने के बाद वो भारत में रहना चाहती थी, क्योंकि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का कल्चर एक तरह का है। सोचिए, 2 करोड़ से ज़्यादा बाबा साहब के कहने पर लोग भारत आए, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनको नागरिकता नहीं मिली अभी तक। तो सोचिए, आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। सुरजेवाला का बयान देखिए। लेकिन कभी भी कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया, अपने हिसाब से उसको नफ़ा नुकसान करते रहे। जो लोग आज बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि एम.एफ. हुसैन के साथ क्या हुआ था? कौन लोग केस दर्ज करा रहे थे और सरकार किसकी थी, और सरकार ने केस दर्ज करवाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? एम.एफ. हुसैन को बाद में अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई, वो विदेश में, उनकी भी आज जयंती है। जगदेव बाबू को मार दिया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, इनके एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये। धर्म की राजनीति में बीजेपी तो बच्चा है, धर्म की राजनीति में बीजेपी पकड़ी गई, लेकिन कांग्रेस जो है वो इतनी घाघ है कि वो मारती भी है और पता भी नहीं चलने देती है। पिछले 10 साल में जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम असुरक्षित है, पिछले 10 सालों में कितने नरसंहार हुए हैं, कितने मैस केयर हुए हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, धार्मिक सांप्रदायिकता के नाम पर नफरत बढ़ा है, लेकिन सोचिए, लास्ट जो भारत में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं सबसे बड़ा, वो मुजफ्फरनगर, केंद्र में किसकी सरकार थी? मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जब देखता हूँ कांग्रेस को करीब से ना, चाहे राजस्थान में देखता हूँ, मध्य प्रदेश में देखता हूँ, छत्तीसगढ़ में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क क्या है? कमलनाथ जो उसके सवर्ण नेता है, वो वही बात बोल रहे हैं जो बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान बोल रही है। कोई फर्क नहीं है। राजस्थान में वही बीजेपी कांग्रेस कर रही है जो बीजेपी करती। मीना समुदाय के किसान नेता को जेल में डाल दिया गया। हाँ, थोड़ा सा मुझे फर्क दिखता है सिद्धारमैया और प्रियांक खड़गे में, मल्लिकार्जुन खड़गे में थोड़ा सा परिवर्तन दिखता है। लेकिन अगर कांग्रेस के सवर्ण लीडरशिप की बात करें तो उसमें और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है। सनातन के नाम पर उदयनिधि की आलोचना बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस के भी सारे सवर्ण नेता कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत बीजेपी को कितना क्लेम करेंगे आप? वो तो अभी 10 साल आई है, जुम्मे 8 दिन हुए हैं उसके। लोग कहते नहीं है कि नए नए लोग जो है वो ज़्यादा करतब दिखाते हैं। तो 10 साल हुए हैं बीजेपी को, 5 साल वाजपेयी रहे हैं, और इस वजह से वो ज़्यादा उछल कूद कर रही है। लेकिन कांग्रेस बहुत घाघ है। कांग्रेस की जो सवर्ण लीडरशिप है वो बहुत घाघ है। अब जाकर कहा जा रहा है कि अभी जो उनकी CWC की बैठक हुई है उसमें OBC रिजर्व जाति जनगणना को आगे बढ़ाएंगे। अब जाकर कहा जा रहा है OBC की राजनीति करेंगे। UPA 1 की सरकार थी, अर्जुन सिंह थे MHRD के मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। उन्होंने OBC के जो मंडल कमीशन लागू हुआ था उसमें सिर्फ नौकरी में आरक्षण का प्रावधान, अधिकार मिला था 27%। अर्जुन सिंह ने 27% रिजर्वेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया।
नतीजा ये हुआ कि कपिल सिब्बल जैसे लोग जो यूपीए 2 में अर्जुन सिंह को बाहर कर दिया गया, वो मौत के मुंह में उनको धकेल दिया गया। नीट अर्जुन सिंह ने कपिल सिब्बल ने कर दी, आईआईटी के पेपर टफ कर दिए, चेंज कर दिया पैटर्न, यूपीएससी के पेपर पैटर्न चेंज कर दिया ताकि हिंदी पट्टी के बच्चे ना आए, और हिंदी पट्टी के बच्चे ना आए मतलब एससी एसटी ओबीसी के बच्चे ना आए। ये सारे पाप उसी कपिल सिब्बल के हैं जिसको अखिलेश यादव ने संसद भेज दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने जमानत दिलवा दी एक सपा के नेता आजम खान साहब को। और ये छापा की राजनीति भी कांग्रेस की राजनीति है। आप सोचिए ना, कांग्रेस के राज में सिर्फ बहुजन नेताओं पर छापे पड़ते थे, मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, हेमंत सोरेन, उनके पिता शिबू सोरेन, सब जेल जा चुके हैं। मोदी जी जब से आए हैं तब से वो जाति नहीं पार्टी देख रहे हैं, जो भी विपक्षी पार्टी है उस पर वो हमला करते हैं। तो ये सब बहुत पहले से होता रहा। मैं सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस उतना ज़्यादा जितना आप उम्मीद लगाए बैठे उतना नहीं है। चाहे वो जगदेव बाबू हो, वो कांग्रेस से लड़ रहे थे, उस समय तो बीजेपी नहीं थी। मान्यवर कांसीराम साहब कांग्रेस से लड़ रहे थे, उस समय तो बीजेपी नहीं थी। रामस्वरूप वर्मा कांग्रेस से लड़ रहे थे, उस समय तो बीजेपी नहीं थी। सोनेलाल पटेल, ये सब भी कांग्रेस से लड़ रहे थे, बीजेपी तो नहीं थी। तो बीजेपी का जो कोर जो आइडियोलॉजी है ना, लोग कहते हैं कि आरएसएस की मां है कांग्रेस, बीजेपी तो बच्चा है। और अभी मध्य प्रदेश में देखिए, मैं देख रहा था कल सुरजेवाला का वो सारा बयान, उनको पेरियार पच नहीं सकता। आज समाजवादी पार्टी ने पेरियार साहब की जयंती की बधाई दी है, हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें प्रधानमंत्री या तो खड़गे हो कांग्रेस से हो तो, या फिर कोई गैर कांग्रेसी एससी एसटी ओबीसी। अगर कांग्रेस में किसी सवर्ण को प्रधानमंत्री बनाना है तो दिग्विजय सिंह उसके आसपास पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनमें न्याय करने की ताकत रही है, क्षत्रिय समाज से आते हैं। नहीं तो आरएसएस और बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस के जो स्लीपर सेल हैं। ये मैं नहीं, राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो थोड़ी नैरिशिंग है, अभी निर्जा चौधरी की मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब बहुत आरएसएस के करीबी थे, बिसाइड द सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को छोड़कर सोनिया गांधी आरएसएस से सहमत नहीं रही, क्योंकि उनकी पूरी नैरिशिंग विदेश में हुई है और उनके नैरिशिंग में कास्टिज्म नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन है। और चूंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनके पिता का एसिसिनेशन हो गया, ज़्यादा समय उन्होंने अपनी माँ के साथ गुजारा है, तो हो सकता है कि उन पर कुछ प्रभाव हो। सोचिए 2024 में जब नरेंद्र मोदी जब पिछड़ों की बात कर रहे थे, नीच जाति कहे जाने पर राजनीतिक एजेंडा बना रहे थे कि मेरी जाति को गाली दी गई है, उस समय राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूम रहे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, अगर मुझे कमलनाथ और शिवराज में चुनना पड़े तो मैं शिवराज चुनूंगा। कमलनाथ भी स्लीपर सेल है, आरएसएस के बड़े करीबी लोगों में से हैं, और वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर रहे हैं। अब जाकर कह रहे हैं कि 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे। ये सब कहने की बात है, मुख्यमंत्री थे। मैं एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों को कह रहा हूं कि सचेत होकर, बहुजन समाज को सचेत होकर अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस गठबंधन, सोचिए नीतीश कुमार का नाम नहीं डिक्लेयर हो रहा है, मायावती जी गठबंधन में नहीं जा रही हैं। कांग्रेस जहां जहां मजबूत है वहां वहां किसी पार्टी, और सोचिए आज पेरियार पर एक लाइन नहीं है। आज पेरियार की जयंती बहुजन समाज के लोग ही मना रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कांग्रेस बहुत दूध की धूली नहीं है। एमएफ हुसैन को भागना पड़ा, सरकारें कांग्रेस की थी, नहीं रह पाए वो देश में। उनको पेरियार नहीं पचता है, फूले नहीं पचता है, अंबेडकर साहब नहीं पचते हैं। अब जाकर, अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट कि अब जाकर कांग्रेस ने तय किया कि ओबीसी की राजनीति करेंगे। 27% रिजर्वेशन राजस्थान में नहीं है, झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन नहीं ओबीसी को। जाति जनगणना के आंकड़े इन्होंने जारी नहीं किए, न करवाया। तो बीजेपी के आने से कंपटीशन तो बढ़ा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के बीजेपी के आने से कंपटीशन बढ़ा है और एससी एसटी ओबीसी को मौका मिल रहा है, राजनीतिक डाइवर्सिटी भी हुई है।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC किसान जातियों को अपने राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक हितों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस देश की मैं सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, जाति कभी जाति नहीं है। किसी भी पार्टी में जो सवर्ण समाज के नेता हैं वो आरक्षण के विरोध में उनके विचार होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, कॉलेज में हो, मीडिया में हो, जुडिशरी में हो। इस देश को जब तक आप जाति के आंख से नहीं देखेंगे तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जब तक इस देश में डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक SC ST OBC किसानों को बराबर का मौका नहीं मिलेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहला काम, आज मोदी जी संसद का नया सत्र आ रहा है, आज मोदी जी कहें कि हम कोलिजियम हटाएंगे, हम SC ST OBC महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन देंगे, महिला आरक्षण में जाति जनगणना करवाएंगे, देखिए वो फिर जीत के आ जाएंगे। ये वो कोर मुद्दे हैं जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, चाहे वो निजीकरण में आरक्षण हो, चाहे वो निजी जो सरकारी कंपनियां हैं उसको फिर से राष्ट्रीयकरण हो। ये सारे मुद्दे हैं जो बहुजन समाज के मुद्दे हैं, जो आपके रोजी रोटी का मुद्दा है। धर्म के मुद्दे पर मत फंसिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और कांग्रेस मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन सब जगहों पर धर्म की राजनीति, वो कांग्रेस हमेशा अपने हिसाब से, बीजेपी तो कम से कम है ना कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, वो धर्म की राजनीति करती है, खुले डंके की चोट पर करती है। पता तो चलता है बहुजन समाज को कि हमको इससे दूर रहना है, लेकिन कांग्रेस का पता नहीं चलता है। मध्य प्रदेश में कुछ बोलते हैं, तेलंगाना में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं। इस देश में सोशल जस्टिस की सबसे ज़्यादा सरकारें कांग्रेस ने गिराई है। BP सिंह की सरकार भले बीजेपी ने गिराई, लेकिन उसमें भी राजीव गांधी की मिलीभगत थी। चंद्रशेखर की सरकार गिराई गई, मोरारजी देसाई की सरकार गिराई गई, चौधरी चरण सिंह की सरकार गिराई गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से सचेत होना चाहिए, और जो सोशल जस्टिस की बात ना करे, उसके मुद्दे पर काम ना करे, अब देर सवेर से ही कांग्रेस को समझ में आने लगी है। तो सोचिए, आज पेरियार जयंती पर समाजवादी पार्टी और झारखंड JMM ने आज उनको बधाई दी है। कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में रेशनलिज्म को बढ़ावा देना होगा, संवैधानिक मूल्यों को, संविधान को बढ़ावा देना होगा। और धर्म आपका निजी आस्था है। जब आप किसी संवैधानिक पद पर हैं तो आप किसी धर्म के नहीं हैं, किसी जाति के नहीं, तब आपको संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए। ये है पेरियार का मतलब, ये है फूले साहब का मतलब, ये है बाबा साहब का मतलब। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या 2024 क्या बीजेपी से कितनी अलग है कांग्रेस, और क्या कांग्रेस सचमुच सेकुलर पार्टी है? क्या कांग्रेस के सवर्ण नेता सचमुच सेकुलर हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में कोई भी पार्टी हो, सारे नेताओं की जाति चेक कीजिए। जो सवर्ण समाज के नेता हैं, पार्टी कोई हो, वो अपने हितों के लिए काम करते हैं, अपने समाज के हितों के लिए काम करते हैं, अपने जाति के हितों के लिए काम करते हैं। यही बहुजन समाज के नेताओं से चूक हो जाती है। जो फूले पेरियार अंबेडकर को नहीं पढ़ेगा, वो उसमें सामाजिक जागरूकता नहीं होगी। जो जगदेव बाबू को नहीं पढ़ेगा, और ये बहुजन समाज के जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो अपने पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फूले पेरियार अंबेडकर को पढ़ें। और बहुजन समाज को अपना नेता सड़कों का चुनना चाहिए, जिसके पांव फटे हों, जिसने सोशल जस्टिस को जिया हो, जिसने लाचारी बेबसी को देखा हो। वो आपके मुद्दों पर ज़्यादा बात करेगा, आपके संवैधानिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार के लिए ज़्यादा संघर्ष करेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।